नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और ये भारत का नंबर 1 डिजिटल आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पढ़ रहे हैं। जो भी वैद्य लोग यहाँ पे पढ़ के जाते हैं वो लोगों का प्रैक्टिस और अच्छा होता है। और ये जो अभ्यास है मतलब कुछ साइंस से रिलेटेड, हमारे आयुर्वेद पैथी से रिलेटेड जो भी ज्ञान है, यह सभी को कुछ ना कुछ नया चीज सिखाता है। आज हम लोग वेरिकोसील पढ़ेंगे। वेरिकोसील भी मेल इनफर्टिलिटी का ही एक रहता है, मतलब बीमारी रहती है जिसको पेशेंट लोग लेके आते हैं, क्लिनिकल पिक्चर लेके आते हैं। तो हम इसको कैसे समझें, वेरिकोसील को क्या समझना चाहिए। तो वेरिकोसील देखिए, इसमें नॉर्मल में कैसा दिख रहा है और वेरिकोसील में देखिए कैसे डायलिटेशन है। वेन्स है वो डायलेटेड हो गई हैं, सिरागत बात डायलेट हो गई है। इसको हम और डीप में पढ़ने वाले हैं। आप देखते जाइए। पहले मैं पीपीटी बताऊंगा फिर वीडियो दिखाऊंगा। वेरिकोसील इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स विद इन द लूज बैग ऑफ स्किन that holds the testicles scrotum. The veins transport oxygen depleted blood from the testicle. मतलब जो वेन्स है ना, जो ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती है टेस्टिकल से, जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, टेस्टिकल से नीचे से ऊपर लेके जाती है, वहां पे डायलिटेशन हो जाता है। वेरिकोसिल ऑकर्स व्हेन ब्लड पूल्स इन द वेन्स, मतलब वो ब्लड जमा हो जाता है रादर देन सर्कुलेटिंग एफिशिएंटली आउट ऑफ द स्कॉटम। वो स्कॉटम से पूरा ऊपर नहीं जाता है, उधर ही उधर वो जमा हो जाता है। वेरिकोसिल यूजुअली फॉर्म ड्यूरिंग प्यूबरिटी एंड डेवलप ओवर टाइम। मतलब प्यूबरिटी के टाइम पे ये हो जाता है और ये बढ़ जाता है। ये कब होता है? जब जिम में वजन अचानक उठा दिया, कोई वजन उठा दिया, तो वहां पे खिंचाव होता है वायु की वजह से और खिंच जाती है वेन्स। दिस में कॉज सम डिस्कम्फर्ट और पेन बट दे ऑफन रिजल्ट इन नो सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस। मतलब पेशेंट को थोड़ा ऐसा डिस्कम्फर्ट जैसा फील होता है, लेकिन शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है। बाद में अगर ये बढ़ जाएगा तो फिर बाद में तकलीफ होने लगती है। ए वेरिकोसील में कॉज पुअर डेवलपमेंट ऑफ ए टेस्टिकल। वेरिकोसील से डेवलपमेंट जो है टेस्टिकल वो कम होने लगता है। लो स्पर्म प्रोडक्शन और अदर प्रॉब्लम्स दैट में लीड टू इनफर्टिलिटी। और इसमें स्पर्म प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाते हैं। सर्जरी टू ट्रीट वेरिकोसील में बी रिकमेंडेड टू एड्रेस दिस कॉम्प्लिकेशन। तो
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक हम आयुर्वेदिक इलाज करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेज में अगर चला गया, कभी कभी थर्ड स्टेज में भी चला गया, तो हम लोग सर्जरी ही कराते हैं, क्योंकि ये लो स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है, टेस्टिकल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। अभी हम मेल इनफर्टिलिटी पढ़ रहे हैं, तो वेरिकोसील को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हम एक एक डिजीज रोज पढ़ने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड। अब देखिए वेरिकोसील किस तरह से दिखता है। यहाँ टेस्टिकल आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे वेरिकोसिटी दिख रहा होगा आप लोगों को, वेन्स में ऐसे कुछ तो कॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे च्युइंगम खाने के बाद कैसे हो जाता है वैसे कॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। प्लेक्सिस का मतलब है कि वो जो वेन्स का जो ये रहता है ना, मल्टीपल स्पर्मेटिक वेन्स, वो एक प्लेक्सिस बनाता है, गुच्छा बनाता है। Union of multiple spermatic veins from back of testis and epididymis ascend along corn in front of ductus deferens below the superficial inguinal ring. They unite to form 3-4 veins. Inguinal canal enter abdo through deep ring forms. 2 veins which unite testicular vein IVC acute. Drain from testis, epididymis and vas deferens drain into spermatic veins. Left spermatic vein drains into the renal vein, and right spermatic vein into inferior vena cava and then into the right renal vein. Normal anatomy: spermatic cord containing pampiniform plexus, vas deferens, testicular artery, nerves, varicocele, epididymis. ये इस तरह से स्पिंडल शेप दिख रहा है, कॉइलिंग। What is varicocele? Dilatation and tortuosity of the pampiniform plexus and so also of the testicular veins. मतलब यहाँ पे टॉर्चुरोसिटी, वहां पे ऐसे स्पिंडल शेप हो रहा है पूरा, मतलब गुच्छा जो है वो डायलेट भी हो रहा है और कॉइलिंग भी हो रहा है। सीन कॉमनली इन मैन एज्ड 15 to 30 years and rarely after 40 years. Occur in 15 to 20% of all males and 40% of all infertile males. सभी को नहीं हो रहा है, जो इनफर्टिलिटी है उनको ये बता रहे हैं रेशो 15 से 20% या 40%। नॉर्मल स्मॉल वेसल्स ऑफ प्लेक्सिस 0.5 to 1.5 mm, डायमीटर ग्रेटर देन 2 mm, वेरिकोसिल। अगर ये ज्यादा हो रहा है, 2 mm से ज्यादा बढ़ रहा है, तो वेरिकोसिल है। अगर 0.5 से 1.5 है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। सीन कॉमनली ऑन लेफ्ट साइड, 5 रीजन। लेफ्ट साइड ही ज्यादा दिखेगा, जिस साइड हार्ट रहता है उस साइड रहता है, राइट साइड में नहीं रहता, क्योंकि ये लॉन्गर रहता है। एंटर्स एट राइट एंगल टू द राइट वेन, लेफ्ट टेस्टिकुलर आर्टरी आर्चिंग ओवर इट, ए लोडेड सिग्मेंट कोलोन भी उधर रहता है। कॉम्प्रेस्ड बाय बॉयल बिलो, कॉम्प्रेस्ड बिलो द एओर्टा एंड एसएमए, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उससे कॉम्प्रेस्ड होता है। तो ये लेफ्ट साइड होने का, अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। अभी जो जो मैं बता रहा हूँ बस दिमाग में करते रहिए, फिर से इसको फिर हम पढ़ेंगे। इटियोलॉजी एंड टाइप्स: इडियोपैथिक और प्राइमरी ड्यू टू इनकम्पेटेंसी ऑफ वॉल्स, मतलब जो वॉल्स रहते हैं, वेन्स में वॉल्स रहते हैं, अगर वो वॉल्स जो है वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, और 90% ऑकर ऑन द लेफ्ट साइड। सेकेंडरी होता है पेल्विक और abdominal मास, लेफ्ट रीनल सेल कार्सिनोमा विद ट्यूमर थ्रोम्बस इन लेफ्ट वेन, नट क्रैकर सिंड्रोम, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी compressing लेफ्ट वेन, कॉमन कंडीशंस आरसीसी, रेट्रोपेरिटोनल फाइब्रोसिस और एडेशंस। क्लिनिकल फीचर्स: स्वेलिंग होता है, ड्रैगिंग होता है, एकिंग पेन इन द ग्राइन एंड स्क्वाटम, बैग ऑफ वॉर्म्स फीलिंग, ऐसा लगता है कि कीड़े जमा हुए हैं वहां पे, ऐसे स्क्वाटम में हमेशा लगता है कि कुछ तो जमा है जिसमें कीड़े हैं। स्क्वाटम ऑन द अफेक्टेड साइड हैंग्स डाउन, वो स्क्वाटम उस साइड ज्यादा नीचे की तरफ झुक जाता है। ऑन लाइन डाउन इट गेट रिड्यूस्ड, लेटने पे वो कम दिखता है। वो साइन होल्ड वेरिकोसिल बिलो थंब एंड फिंगर्स, पैटर्न पेशेंट इज आस्क्ड टू बो रिड्यूस इन साइज, मतलब वो उंगलियों से हम लोग अंदर करें ना तो वेरिकोसिल को देख सकते हैं, और उसको हम लोग अंदर दबा के कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है। कफ इम्पल्स प्रेजेंट, खांसने के बाद वहां पे इम्पल्स आता है, पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक साइड करिए और खांसिए, तो पता चलता है कि वहां है। जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस का भर्ती होता है ना, तो जो मेडिकल जांच होती है,
पेशेंट जो बच्चे होते हैं ना, जो जाते हैं रिक्रूटमेंट को, उनको पूरा कपड़े निकाल के और फिर चेक किया जाता है। उसको बोलते हैं कि इस साइड मुंह करके खांसो। खांसने के बाद वेरिकोसिल को ऐसे पालपेट करके चेक किया जाता है कि वेरिकोसिल है कि नहीं है। अगर है तो उनको निकाल दिया जाता है या सर्जरी करके फिर बोला जाता है कि आप फिर से मेडिकल दो। अगर आप क्लियर करोगे तभी आपको यहाँ पे ठीक है, एंट्री दिया जाएगा। 3 बार। ठीक है, प्लीज म्यूट रखिए सर। हाँ, अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कृपया म्यूट रखिए सब लोग। लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस अफेक्टेड साइड टेस्टिस रिड्यूस इन साइज एंड सॉफ्टर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो लोग खड़े होने का काम बहुत करते हैं, उनका टेस्टिस का एक साइड कम हो जाता है और सॉफ्टर हो जाता है। वेरिकोसील एंड सब फर्टिलिटी, अल्टर्ड हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म ड्यू टू स्टैग्नेशन, हाइपरथर्मिया, इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब हीट जो है वो में कारण है कि वहां पे गर्मी बढ़ रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है, वेरिकोसील के वजह से यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है और मतलब स्पर्म सेल नहीं बन जाते। इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज, इंजुरी ऑफ पेरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस एंड ओलिगोस्पर्मिया, मतलब लो स्पर्म काउंट ऐसे दिखते हैं। हेपोक्सिया, ऑक्सीजन भी नहीं पाता है। लाइडिक सेल डिसफंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन। मैचुरेशन अरेस्ट, पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस, मैचुरेशन भी नहीं हो पाता, स्पर्म सेल बढ़ ही नहीं पाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं हो पाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, और वेरिकोसील में क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, आगे सब बताऊंगा। आज आज का लेक्चर सभी को काम आने वाला है, बहुत डीप में मैं घुस के बता रहा हूँ आपको आज। इन्वेस्टिगेशन करते हैं वेरिकोसील का तो वेनस डॉपलर करते हैं, स्कॉटम का, ग्राइन का, स्टैंडिंग में, और बालसाल्वाज मैनोवेयर। यूएस एब्डोमेन कराते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी एब्डोमेन, किडनी का ट्यूमर वगैरह देखते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है। टेस्टिकल वेरिकोज वेन्स ऐसे दिख रहे हैं, वेनस फ्लोइंग बैक इन ब्लू, मतलब खून जो है ना वो रुका हुआ है। इको क्या है, इको कलर डॉपलर ये कराते हैं, ऐसे पता चलता है जो ब्लू ब्लू कलर है वो मतलब ब्लड रुका हुआ है, ऐसे हमें पता चलता है। ग्रेडिंग करते हैं, स्मॉल अगर रहेगा वेरिकोसील तो आइडेंटिफाइड ओनली बाय बियरिंग डाउन, दैट इज एन इंक्रीज इन एब्डोमिनल प्रेशर। थोड़ा रहेगा वेरिकोसील तो पता चलता है, मॉडरेट रहता है आइडेंटिफाइड बाय पैल्पिटेशन विद रिस्पेक्ट टू बियरिंग डाउन, लार्ज रहेगा तो इजिली आइडेंटिफाइड विद इंस्पेक्शन अलोन, और या सीवियरली टॉर्चर्स, टॉर्चर्स मतलब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा ऐसे गुच्छा टाइप रहेगा। तो ये ग्रेडेशन होता है, स्मॉल, मॉडरेट, लार्ज और सीवियर टॉर्चर्स। तो हम 3 ग्रेड तक तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन 4th ग्रेड को हम नहीं कर सकते हैं। हमको अपनी मर्यादा मालूम होनी चाहिए। आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते हैं, काय चिकित्सक लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं, शल्य चिकित्सक ही कर सकते हैं। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये अब संप्रदाय बनाए गए थे, धन्वंतरी संप्रदाय और आत्रेय संप्रदाय। आत्रेय संप्रदाय वाले काय चिकित्सक होते हैं और धन्वंतरी संप्रदाय वाले शल्य चिकित्सक होते हैं। तो काय चिकित्सक वाले सारे सर्जरी वगैरह नहीं कर सकते हैं, वहां पे रेफर करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिकेशंस फॉर सर्जरी, American Urological Society recommends that varicocele treatment should be offered to the male partner of a couple attempting to conceive when all the following are present। मतलब कब सर्जरी को भेजना चाहिए उसका कोई प्रोटोकॉल है। ए वेरिकोसील इज पाल्पेबल, मतलब वो दबा के छू के पता चलता है कि वो है, वेरिकोसील गुच्छा है। कपल हैज डॉक्यूमेंटेड इनफर्टिलिटी, उसके पास डॉक्यूमेंट है कि वो इनफर्टाइल है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, कंफर्म होता है तभी करते हैं। द फीमेल हैज नॉर्मल फर्टिलिटी और पोटेंशियली करेक्टेबल इनफर्टिलिटी, मतलब उनकी फीमेल पार्टनर है, नॉर्मल है, उनको फर्टिलिटी है, और वो इनफर्टिलिटी है वो भी ठीक हो सकता है दवाइयों से। द मेल पार्टनर हैज वन और मोर एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स और सीमन स्पर्म फंक्शन टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब उसको एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स है, जैसे मोटिलिटी कम है, एस्थेनोस्पर्मिया है, टेरेटो अजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, या फिर उसको ओलिगोस्पर्मिया है। सीमेन पैरामीटर्स भी हैं उसको, प्रोग्रेसिव जो मोटिलिटी रहता है स्पर्म सेल्स का वो भी बहुत वीक है। स्पर्म फंक्शन टेस्ट भी उसने करा के देखा कि कितना फास्ट हो जा, मतलब उसके पास सब चीज रिपोर्ट्स है तभी वो सर्जरी के लिए जा सकता है। द इंडिकेशंस, एक मिनट, इन एडोलसेंट प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट टेस्टिकुलर असिमेट्री 20 लेस देन
20%, मतलब वहां पे टेस्टिकुलर असिमेट्री है, डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन सीरियल एग्जामिनेशन। टेस्टिकुलर पेन हो रहा है, एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस रिजल्ट आ रहा है, वेरी लार्ज वेरिकोसिल्स में आल्सो बी रिपेयर्ड। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ एट्रोफी दिस इंडिकेशन इज रिलेटिव कंट्रोवर्शियल। जब टेस्टिकुलर एट्रोफिक चेंजेस हो गया है, मतलब वो सूख रहा है, ड्राई हो गया है, यक्ष्मा जैसा कंडीशन, शोष है, तब नहीं कर सकते हैं, वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, उसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन वेरिकोसील अगर दिख रहा है और टेस्टिस का साइज भी ठीक ही है, बहुत ज्यादा वहां पे शोष नहीं हुआ है, तब हम कर सकते हैं। लेकिन वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस बहुत सूख गए, छोटे हो गए, बहुत छोटे हो गए, मटर के दाने की तरह हो गए, तो एट्रोफिक चेंजेस हुए, तो उसमें हम नहीं कर सकते। वो करके फायदा क्या है? सारा ब्लड सप्लाई तो बंद हो गया, वो फिर थोड़ी ना होगा, वो ठीक थोड़ी ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट, 3 सर्जिकल एंड 1 नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। वेरिकोसिलेक्टोमी, द मोस्ट कॉमन अप्रोचेज आर इंग्वाइनल groin easier and safer, retroperitoneal abdominal, infrainguinal subinguinal below the groin, suprainguinal extraperitoneal, palmo operation, कॉटल अप्रोच ग्रेड 4। ये अलग अलग टाइप का रहता है। डन इन जीए, जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल, स्पाइनल एनेस्थीसिया में करते हैं या जनरल एनेस्थीसिया। 2 to 3 इंच इंसीजन लेते हैं, लाइगेट द ऑफेंडिंग वेन्स, उसको लाइगेट कर देते हैं। अवॉइड स्टर्नस एक्सरसाइज फॉर सेवरल डेज आफ्टर सर्जरी, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करना है जब हमने इसको लाइगेट कर दिया वेन्स को। अप्लाई स्कॉटल सपोर्ट, सपोर्ट देना है वहां पे, हमारे आयुर्वेद में भी बंध देने के लिए बोला है स्कॉटम को, वहां पे एक तरह से सपोर्ट देना है कि खिंचाव ना हो, वो सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको सपोर्ट मिले, स्कॉटल सपोर्ट। कॉम्प्लिकेशन होता है कि 20% चांस ऑफ रिकरेंस, 5% चांस ऑफ हाइड्रोसिल, वहां से पानी का रिसाव होने लगा, वृद्धि रोग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन 5% चांस। डैमेज टू टेस्टिकुलर आर्टरी, इन्फेक्शन, हिमेटोमा, खून का वहां गांठ जमा हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है। पेशेंट को मालूम होना चाहिए तभी सर्जरी कराना चाहिए। सेकेंड है माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रो सर्जरी ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो सर्जिकल लाइगेशन। स्मॉलर इंसिजन इज मेड, कट द स्किन एंड फैटी टिश्यू, because muscle is not cut less pain and faster recovery. The doctor identifies the varicocele swollen veins through an operating microscope, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के, और फिर वो देखता है कि swollen veins कौन सी है। लार्ज वेरिकोसेल्स आर कट एंड स्टेपल्ड क्लोज्ड, उसको स्टेपल करते हैं, जो कट करना है कट कर देते हैं, फिर बाद में चिपका देते हैं, स्टेपल करते हैं। स्मॉलर वेरिकोसेल्स आर कट एंड स्टिच्ड शट, takes less than an hour and recovery time is short. Higher success rate, fewer complications, smaller scare. ये माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं, जो बड़ा बड़ा है वेरिकोसिटी उसको कट करके फेंक देते हैं और बाकी को साइड से चिपका देते हैं, स्टेपल कर देते हैं। इसको 1 घंटे से भी कम टाइम लगता है और जल्दी ये ठीक हो जाता है। प्योर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ा कट नहीं लगाते। लैप्रोस्कोपी है सिमिलर टू कन्वेंशनल सर्जरी, इंसिजन मेड एंड ऑन एब्डोमेन, हाई लाइगेशन एक्वायर्ड। अब ये वेरिकोसील है तो इसका अंदर वो ज्यादा बढ़ गया है, तब ये करते हैं एब्डोमेन से। लार्जर इंसिजन और मोर रिट्रैक्शन नीडेड, रिट्रैक्शन मतलब उसको खोलना ज्यादा पड़ता है, इंसिजन भी ज्यादा लेना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस, मोर टेस्टिकुलर आर्टरी इंजरी और हाइड्रोसिल। तो ये कोई भी नॉर्मल सर्जन नहीं करेगा, जो बहुत एक्सपर्ट है उसको ही दिया जाता है। कॉइल एम्बोलाइजेशन, रेडियोलॉजिकल बलून अक्लूजन और रेडियोलॉजिकल एब्लेशन, ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। कॉइल में कॉइल अगर ऐसे चिपक रहा है तो उसमें कुछ ऐसे लिक्विड डालते हैं, एम्बोलाइजेशन जो है उसको, मतलब उसको स्टील कॉइल और सिलिकॉन बैलून कैथेटर इज इंट्रोड्यूस। स्टील का कॉइल डालते हैं, सिलिकॉन बैलून कैथेटर डालते हैं वेन में, बिलो द ग्राइन थ्रू ए निक इन द स्किन, पास्ड अंडर एक्सरे गाइडेंस। टाइनी मेटल कॉइल्स और अदर एम्बोलाइजिंग एजेंट्स इंट्रोड्यूस थ्रू द कैथेटर, मतलब उसको खोलने का कोशिश करते हैं, जो चिपक गए उसको खोलने का कोशिश करते हैं, मेडिसिन से, लिक्विड से या मेटल कॉइल से डाल के। नो स्टिचेस रिक्वायर्ड नीडेड, पेशेंट कैन गो बैक इन 24 आवर्स, लोअर रेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। डिसएडवांटेज, लेस इफेक्टिव है, हायर रिकरेंस है, 5 to 11% फिर से हो सकता है। डेंजर दैट द कॉइल कुड माइग्रेट टू द हार्ट एंड कॉज डेथ, अगर वो कॉइल हम डाल रहे हैं तो हार्ट तक जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, नीचे से जब उसको खोलने का कोशिश कर रहे हैं तो ये रिस्की होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर देखिए, फिगर 4 में कैसा है, लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन,
लेफ्ट टेस्टिकल, कैथेटर डाल रहे हैं, राइट फेमुलर वेन, और यहाँ वेरिकोसील है। तो यहाँ पे जब कॉइल है, कॉइलिंग है यहाँ पे, तो वो नीचे से भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो लेफ्ट इंटरनल स्पर्मेटिक वेन से वो कैथेटर डालते हैं, उसको खोलने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ऐसे वो खोलने का कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सब क्लिनिकल वेरिकोसिल इज एन इनफर्टाइल पर्सन, कंट्रोवर्शियल, मतलब ये वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है, कंट्रोवर्सी है इसमें। डिस्कवरी ऑफ वेरिकोसिल एट द टाइम ऑफ वेसेक्टोमी और वेसेक्टोमी रिवर्सल, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इमीडिएट रिपेयर। वेरिकोसिल जो है वह वेसेक्टोमी करने के टाइम पे पता चला, तो उसको इमीडिएटली रिपेयर नहीं कर सकते हम लोग, या वेसेक्टोमी रिवर्सल के समय भी उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। ए 6 month डिले रिपेयर इज रिकमेंडेड टू अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल वेसल्स टू डिक्रीज द चांस ऑफ वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज टू द टेस्टिकल। 6 महीने टाइम दिया जाता है कि कोलैटरल तैयार हो जाए, जिससे जो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन है वह कम ना हो। ब्लड सर्कुलेशन होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नहीं तो टेस्टिकल सूख जाएंगे। चलिए, ये इतना मैंने बता दिया। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर महाजन सर, महेंद्र सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? कुछ बोलिए आप लोग, नहीं तो मैं कुछ और चीज दिखाता हूँ। कुछ महेंद्र सर बोलना चाहते हैं आप लोग? सर इसमें अपन ने ये तो इस तरह के पेशेंट के ऊपर अपन ने काफी किए हैं क्लियर, क्योंकि पूरा थर्ड स्टेज वाला तो नहीं आए। मेरे पास ज्यादातर बच्चे थे जो जैसे 10 साल और 12 साल के। तो उनको एक तो अपन जैसे ये वृद्धिवाद का बटी और आरोग्य वर्जिन और इस तरह का ये चला के, और एक जो ये ढाई के फूल होते हैं, जी इनको इनका इनका लेप करते हैं, और एक एक हाथ की एक्सरसाइज करते हैं, जिस साइड में हो उसके दूसरी साइड के हाथ को ऊपर करके, और उसको थोड़ी सी एक्सरसाइज लटकता है, इधर किसी चीज से पकड़ के लटका दें, तो उससे वो 5-7 दिन में आराम मिल जाता है सर। जी। अभी आप ना वीडियो देखिए, और कैसे सर्जरी करते हैं वो थोड़ा देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। हम बहुत डीप में जाके पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए, शुरू करता हूँ। Ventricle is a group of swollen blood vessels called veins in a man's scrotum. The male reproductive system includes the testicles, also known as testes, which are two glands inside a pouch of skin called the scrotum. The testicles produce and store reproductive cells called sperm. They also produce a hormone called testosterone. Testosterone is important for sperm production, muscle strength, and sex drive. The scrotum is outside the body, which keeps the testicles cool enough to make sperm. Each testicle is suspended inside the scrotum by a structure called the spermatic cord. Inside each cord are blood vessels and a tube that sperm travel through, called the vas deferens. The testicular artery is the blood vessel that brings most of the blood to the testicle. Most blood leaves the testicle through a group of veins called the penniform vessels. Blood also leaves the testicle through smaller veins next to the vas deferens that bypass the penniform vessels. From the penniform vessels, blood flows into the testicular veins. A series of prevent blood testicles. A varicocele may begin to form inside the testicular vein again, or don't work. The valves may not close completely, allowing blood to flow back inside the vein in the testicle. In addition, since the right
intestines may squeeze the left vein, causing blood to back up in the left testicular vein. This is called nutcracker syndrome. As a result of any of these problems, a varicocele can form in the left plexus when blood begins to back up in. The blood pooling in these veins causes them to become swollen. Depending on the severity of the varicocele, the pooled blood may raise the temperature around the testicle. This higher temperature can make it harder for the testicle to produce sperm. This condition may decrease male fertility, which is able to get a woman pregnant. Over time, a varicocele may also decrease the testosterone made in the testicles. Low testosterone can lead to decreased energy and muscle strength, as well as sexual problems. A varicocele doesn't usually cause symptoms or problems with fertility. The most common treatment is either an inguinal or subinguinal microsurgical or liposuction. To begin, the surgeon will make a small incision low on the groin for a subinguinal varicocelectomy, or slightly higher for an inguinal varicocelectomy. Then, the spermatic cord will be pulled out through the incision. The surgeon will cord the outer tissue of the spermatic cord and separate the varicocele from the rest of the tissue. Small metal clips will be placed on these veins. Then, the veins will be cut. After these veins are cut, blood will still be able to leave the testicle through the smaller veins on the vas deferens. These veins are less likely to become swollen. The surgeon will finish the procedure by placing the spermatic cord back through the skin incision and closing the incision with sutures and skin closure tape. Other procedures that may be done to repair a varicocele include a laparoscopic varicocele repair or percutaneous varicocele embolization. जी, अभी आप लोग को ये एक मिनट में इसको स्टॉप करता हूँ। एक मिनट रुकिए। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आपको ये मतलब कुछ ऐसे कुछ नया चीज सीखने को मिला सर? महेंद्र सर, कुछ बोलिए सर। हाँ सर, नया चीज तो ये इस तरह का ऑपरेशन का कभी हमारा काम नहीं पड़ा कि उसको किस तरह इसको दूर करते हैं, वो देखा हमने। ये अभी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सूजन है ना, रक्त वाहिनियां जो हैं वहां का वॉल्स वीक हो गया है, सिरागत बात है, शिथिल्यता आ गई है। तो आयुर्वेद में जो हम लोग वेरिकोज वेन्स के लिए ट्रीटमेंट देते हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो शोथग्न दवाइयां देंगे, जैसे सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देंगे। दूसरा, हम लोग रक्त वाहिनी को बल देने वाली दवाइयां और स्नेहन का चिकित्सा देंगे। तो अवपीड़क स्नेह देना बहुत अच्छा रहता है, खाने के पहले घी, खाने के बाद घी, 22 अग्नि को बढ़ा के दीपन पाचन करके, और शीरबला तेल का मात्रा बस्ती, उसी तरह से उत्तर बस्ती, धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती, फिर वहां पे हम पिच्चू टाइप रख सकते हैं, शीरबला तेल का, धानवंतर तेल का, नारायण तेल का, जहाँ पे वेरिकोसील है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चंद्र प्रभावटी, चंदनादिवटी, बोक्षुरादि गुगुल, सुदर्शन घनवटी, दीपन पाचन अनुलोमन के साथ में हम वहां पे गोक्षुरादि गुगुल, शिवा गुलिका ये देते हैं। और घृत में त्रिकंटक घृत, गोक्षुरादि घृत, सुकुमार घृत, बस्ते अश्मंतक घृत। उसी तरह से जैसे हम वेरिकोज वेन्स पे इलाज करते हैं, रक्त वाहिनियों को अच्छा करना है तो रक्त पाचक, ताप्यादिलौ, चंद्रकला रस, नित्यानंद रस, जो वहां के मतलब वो पैथोलॉजी को ठीक करे और रक्त वाहिनियों को बल दे। और वायु को ठीक करना है तो वहां पे हम लोग जैसे पीचू वगैरह रख रहे हैं, उस हिसाब में मात्रा बस्ती देते हैं, जलौकावचारण करते हैं, अशुद्ध रक्त निकालते हैं ना, तो काफी हद तक मतलब मैंने अपने सर के क्लिनिक में देखा है, जलौका लगा दिया ना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। पूरा वो जो वहां पे टॉर्चर्स जो ये ऐसे गुच्छा टाइप है वो कम हो जाता है जलौका लगाने से। अब आप बोलिए, कुछ आपके दिमाग में क्या आ रहा है?
सर इसमें फिर वो आंतरों की भी तो होती है कई बार, ये भी वो भी तो होता है इसके साथ ही। इक्वेनल हर्निया हो गया ना सर। हाँ वो अलग हो गया, ये तो ये अलग हो गया। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। इस हिसाब से तो अपने बातज मान के इनको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। हाँ जी सर। अगर पास ट्रीटमेंट और उसके हिसाब से इसको अपन ट्रीट कर देंगे। जी, चलिए मैं आप लोगों को और कुछ दिखाता हूँ। जो भी चीजें हैं ना, ये सब चीजें सीखने वाली बात है। हमें कहाँ से भी मिले सब सीख लेना चाहिए। अब चलिए देखिए, स्पर्म क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए। Yet it takes only one to fertilize it. Is human sperm business? Yes, but long sperm. Scientists simply identify following three parts when studying sperm cells. The sperm head contains chromatin, which is the DNA that makes up chromosomes. This results in every cell covering the head of sperm is proteins. One is sperm morphology. Sperm morphology refers to the shape of the sperm, which includes incised head and DNA content. The mix. Sperm can be misshapen based on the size of the head, having an excellent no head or tail. Other sperm Teratozoon. This condition is sperm morphology a sperm certain most mammals are separated but achieving may take longer or require assistance from a fertility specialist. चलिए मैं इसको रोकता हूँ और मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं और कुछ दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ कुछ ढूंढ ढूंढ के सब लाया है, सब आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। चलिए अभी मैं इसको बड़ा करता हूँ और आप लोग देखिए। हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना साइंस, तो हमें पूरा अच्छे से उसको डीप में पढ़ना है। आप ये देखिए, और जानते हैं कि आप जैसे पार्ट्स मिलकर स्पर्म्स की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिन्हें मेल जेनिटल्स भी कहा जाता है, चार बड़े ऑर्गन्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, जिनमें टेस्टिकल्स या टेस्टिस, डक्ट सिस्टम जो एपिडर्मिस और बास्टरफिक्स से मिलकर बना होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स जिनमें सैटिलाइट वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड शामिल हैं, और पीनस शामिल है। ये चारों ऑर्गन्स मिलकर स्पर्म्स की प्रोडक्शन से लेकर 20 साल तक अपना रोल अदा करते हैं। तो आइए इन ऑर्गन्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। टेस्टिकल
टेस्टिकल्स और टेस्टिस स्क्रॉटम के अंदर पैक दो पावर शेप्स ग्लैंड होते हैं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन का काम करती है। जैसे ही बॉयज होते हैं, इनकी टेस्टिस और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ स्पर्म को स्टिमुलेट करता है, बल्कि बॉयज में बड़े और फेस पर हेयर ग्रोथ की वजह भी बनता है। इस तरह टेस्टिस ग्लैंड में सिग्नल्स के हिसाब से स्पर्म्स की प्रोडक्शन और स्टोरेज में अहम रोल प्ले करती है। डक्ट सिस्टम टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म्स मैच्योर होने के लिए डक्ट सिस्टम में ट्रांसपोर्ट होते हैं। डक्ट सिस्टम के दो मेन पार्ट्स में एपिडिडमस और वास न्यूक्लियस शामिल है। एपिडिडमस कॉइल शेप स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम के अंदर दोनों टेस्टिस के साथ अटैच होता है। टेस्टिस से स्पर्म्स प्रोड्यूस होकर एपिडिडमस ट्यूब्स में ट्रांसफर हो जाती है, जहां स्पर्म्स की मैच्योरिटी और स्टोरेज होती है। एपिडिडमस ट्यूब एंड से एक लॉन्ग थिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है, जो स्पर्म्स को सेलुलर वेसिकल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। इस ट्यूब को वास डेफरेंस कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स वास डेफरेंस में मैच्योर स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट के दौरान स्पर्म्स की नरिशमेंट और मूवमेंट को तेज करने के लिए एक्सेसरी ग्लैंड्स अहम रोल अदा करते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में सेलुलर वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स शामिल हैं। ये दोनों ग्लैंड्स एक साथ सेलुलर सीक्रेट करते हैं। ये सेलुलर ट्यूब और स्पर्म्स के बीच बन जाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सबसे अहम रोल अदा करता है। क्योंकि ह्यूमन फीमेल्स में सर्विक्स और फैलोपियन स्पर्म्स की मूवमेंट को यकीनी बनाता है। वीनस रेगुलेटरी सिस्टम का लास्ट ऑर्गन होता है। सीमेन वास्तव से जाता है। वीनस दो पार्ट्स में होता है, जिनमें शाफ्ट और ग्लैंड्स शामिल हैं। शाफ्ट वीनस का एक पार्ट होता है, जबकि ग्लैंड्स वीनस की टिप या हेड को कहते हैं, जहां से सीमेन या यूरिन बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं। वीनस अंदर से स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, जो वीनस के ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने से कंट्रैक्ट या एक्सपेंड होता है। आगे देखते हैं कि स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ह्यूमन्स में पैदाइश के वक्त स्पर्म के अंदर टेस्टिस में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पैक होता है, जिसमें छोटे-छोटे सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स प्यूबर्टी के बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से डिवाइड होकर टैडपोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टैडपोल्स के फ्रंट पर हेड और बैक पर टेल मौजूद होती है और इनके हेड में जेनेटिक मटेरियल पैक हुआ होता है। टैडपोल्स डेवलप होकर स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्म्स वो सेल्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में की हैसियत रखती है और इनके बिना इंसानी जिंदगी का वजूद नामुमकिन है। स्पर्म्स एपिडिडमस में मैच्योर होने के बाद वास डेफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में मूव कर जाते हैं और बॉडी में इंटर हो जाते हैं, जहां फीमेल एग के साथ फ्यूज होकर ज़ाइगोट और फिर एम्ब्रियो की वजह बनती है। आज के वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिटेल से बात की है। हम सिर्फ आपके आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम पर बात करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चलिए मैं और बताता हूँ आप लोग को, और कुछ चीज बताना चाहता हूँ। रुकिए एक मिनट, मैंने सब आप लोग के लिए ही सब जमा किया है ये सब चीजें। हाँ अभी रुकिए। हाँ अब देखिए आप। Puberty, sporadically undergo strong division, giving rise to balance. The cells growing fraction into primary somatocytes, preparing to divide their cells. Each of these primary somatocytes undergoes functional division, while two smaller haploid cells known as chromosomes. These are divided by spiral giving rise to four cells
containing exactly how little farmers genetic. Through a process known as spermatogenesis, the spermatids the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is the spermiogenesis. Free from the fertility already of the tubules into the liquid. The spermatozoa is अभी और दिखाता हूँ रुकिए, 1 मिनट रुकिए, इसको मुझे रोकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। आप लोग को इक्सी देखना है क्या, कैसे हम आईवीएफ में इक्सी कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आईवीएफ में इक्सी जो रहता है वो क्या होता है वो देखिए। ये देखिए, एक स्पर्म सेल को लिया, जब आईवीएफ करते हैं तो क्या होता है। ये एग है, फीमेल एग है, ओवा। तब ये लैब में होता है ये चीजें। देखिए ये ना एक स्पर्म सेल को डाल रहे हैं वहां पे। जब नेचुरल वे से नहीं हो रहे हैं तो ये आर्टिफिशियल आईवीएफ। ये देखिए एग में वो पेनिट्रेट करके डाल रहा है। ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो देखिए स्पर्म को अंदर डाल दिया एग में, और वहां से मियोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब, हमें सब मालूम होना चाहिए ये सब। 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोग को कुछ और दिखाना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिए। योनि में जाते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। सब आप लोग के लिए मैंने सब बहुत टाइम से मेहनत किया आज। हाँ ये पढ़िए, ये देखिए। एक सितारा को जीवन करना ये बाधाओं से एक कठिन था, जिससे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेस शिकार ही जीतता है और एक नए मानव जीवन को जन्म देने की एक अन्य से मिलता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन हम सभी की कहानी है। सेक्स के दौरान लगभग 30 करोड़ शुक्राणु योनि में जाते हैं। इनमें से लाखों लोग से बाहर गिर जाते हैं या योनि के एसिडिक वातावरण में खत्म हो जाते हैं। गर्दन, बीच का बाल और अधीन लंबी पूंछ होती है। पूंछ की मदद से शुक्राणु 4 किलोमीटर स्पीड से आगे बढ़ सकता है। ओवुलेशन के दौरान सर्विक्स और बच्चेदानी का बल थोड़ा हो जाता है। बचे हुए शुक्राणु इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब शुक्राणु सर्विक्स में फंस जाते हैं और कई सर्विक्स की परतों में अटक कर
घर से बाहर हो जाते हैं। बचे बचे प्राणी बचदानी तक पहुंच जाते हैं। बचदानी विसर्जन और राशि जो इनको चार करते हैं। यहाँ भी उन्हें भी और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बचदानी में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल्स शुक्राणु को खतरनाक बाहरी सेल्स समझकर बहुत सालों को मार देते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु की बात किया जाते हैं और वे तेजी से फलों ट्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले उस समय हो जाते हैं जिसमें अंडा होता है। फलों ये सीधा अपने को बचकाने की तरफ धकेल रही है। इस बात के खिलाफ सिर्फ सबसे शुक्राणु ही आगे बढ़ पाता है। बाकी सीधा में फंसकर रह जाता है। अंत में 30 करोड़ शुक्राणु में से एक दर्जन इस दौर के आखिरी चरण तक पहुंचते हैं। बाकी सभी अपने की तरफ बढ़ते हैं। केवल एक शुक्राणु अपने को प्रवेश करता है और ये इस दौर का विजेता है। इसके बाद अन्य बदलाव होते हैं जो आने के बाद दीवार को सख्त बना देते हैं। अब कोई और शुक्राणु अंडे में प्रवेश नहीं कर सकता है। अंडे के अंदर जाने के बाद शुक्राणु का सिर अलग हो जाता है। पुरुष और महिला के आधे आधे पुरुषों मिलकर एक नया खेल को बनाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार है क्योंकि हर खेल होता है। फर्टिलाइजेशन की इस प्रक्रिया के बाद एक नया सेल बनता है जिसे ज़ायगोट कहा जाता है। ज़ायगोट अब बच्चेदानी के सुरक्षित घर की तरफ अपना सफर शुरू करता है जहाँ 40 हफ्ते में एक सेल से एक बच्चे में बदल जाता है। जीवन की यात्रा। चलिए मैं एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटाता हूँ। एक मिनट रुकिए यहाँ पे। Sign until ready for birth. चलिए, तो आप लोग ने ये चीज देख लिया शायद जो मैं दिखाना चाहता था सभी वीडियो से। मुझे एक और चीज दिखाना था। अभी रुकिए। एक मिनट रुक जाइए, बस एक चीज और दिखाना था, वो वीडियो कहीं चला गया। हाँ, ये चीज मुझे दिखाना था, ये रह गया था। Puberty is provided giving rise to the cells. The cells are crashing into iron somatocytes, preparing to divide into cells.
नहीं, ये हो गया है। एक मिनट, ये हो गया है। मुझे एक चीज और दिखाना था, वो रह गया है। एक मिनट, एक मिनट बस मुझे टाइम दीजिए, मुझे एक और चीज दिखाना था। और आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, ये चीज मुझे दिखाना था। Cells are produced in the test, which are converted when presenting in breast tubes. It's in the walls of इसको मैं स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूँ। cells are produced in the test, which are converted when presenting in breast tubes. Sperm cells are produced in the test, which are converted when presenting in breast tubes. It's in the walls of the tubes. Stem cells called spermatozoa that bind and combine, moving from the outer ring of seminiferous tubules to the center as they mature. In meiosis, cells divide into one spermatid, which matures into spermatozoa. This process ensures the right amount of DNA from fertilization. Next, the spermatozoa moves through the seminiferous tubules, forming epididymis. Over a couple of weeks, they mature, gaining the ability to fold and fertilize an egg. Upon sexual stimulation, mature sperm are propelled from the epididymis through the vascular towards the ejaculatory ducts and seminal vessels. They are moved to the seminal and sperm outside the body. During ejaculation, prostatic fluid added to the prostate has prevented from mixing with the semen and fertilizing. The journey is short. As they need a and fertilize start the potential impact. चलिए, इतना हो गया। आज का पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर, कंसीव की पूरी प्रक्रिया जो होती है यूट्रस में, वो पूरी आपने पूरी दिखा दी और उसको मतलब एक तरह से साक्षात्कार करवा दिया। जब हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो उसका प्रैक्टिकल हो गया कि अंदर यूट्रस में क्या क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से वो उसका कंसीव होता है। वो पूरा जो अपन ने संस्कृत में पढ़ा, संस्कृत में उसको पूरा आपने प्रैक्टिकल कर दिया उसको सामने की। इस तरह से ये अंदर की प्रक्रिया पूरी तरह इस तरह होती है, निषेचन और डिम्ब और इस तरह निकलते हैं और इस तरह उसका होता है कंसीव का प्रक्रिया। तो सर, आगे कल भी यही टॉपिक पे पढ़ना है कि टॉपिक चेंज करूं? आप और मैं और डीप में पढ़ाऊंगा। मेल इनफर्टिलिटी, बहुत सारी बीमारियां बाकी हैं। हाँ, आप क्या? नहीं, ये सही है। फिर ये जैसे वेरिकोसील वगैरह अगर इस तरह का ये जो साथ में ये भी साथ में चलते रहेंगे तो उसमें सही रहेगा। ठीक है, तो हम कल यही टॉपिक पे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 7 बजे के। और अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और हम लोग आज 9 बजे रात को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग के नमस्कार। कोई भी सुझाव होंगे तो जरूर बताइएगा कि और क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं जरूर उस पर अमल करूंगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।